students, welcome to the class again. Today we are going to study the next part of the first unit, that was errors and loading effect. And this is going to be a really interesting topic. So, error, right? We will start right from the word error. अब हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि मेजरमेंट क्या है. मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग. कोई अननोन चीज है, उसको आप कंपेयर कर रहे हो एक स्टैंडर्ड साइज से, स्टैंडर्ड स्केल से, स्टैंडर्ड मास से, कि 1 किलोग्राम का इतना वजन होता है. तो यू द प्रोसेस वाज कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विद एन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी. ठीक है, ये करते थे हम उसमें. बट द इंस्ट्रूमेंट, द स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट यू यूज्ड, आप उसको अपने अननोन सिस्टम में लेकर के जा रहे हैं टू मेजर योर अननोन क्वांटिटी. वो कितना सिंक्रोनस होगा आपके अननोन सिस्टम के साथ. वी कैन नॉट say it would be 100% accurate or it will give 100% result. So the chances of error occurs. So error give you the understanding कि जो ह्यूमन नेचर की वजह से, एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से एरर्स आ सकते हैं आपकी मेजरमेंट में. अगर आप उनको जान लें तो यू कैन add or subtract those errors from your quantities and arrive at a much better result. So that was the purpose of studying this topic in your syllabus. So we can say error is the degree to which a measurement nears the expected value. जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस वैल्यू के कितना नजदीक आप मेजरमेंट के थ्रू पहुंच पा रहे हो, उन दोनों चीजों के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज एरर. सपोज आपने एक्सपेक्ट किया कि h प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू कुछ होनी चाहिए एज पर योर थ्योरेटिकल नॉलेज. मेजरमेंट करने के बाद इट मे टर्न आउट टू बी एग्जैक्टली द सेम बट मे नॉट. तो जो वो डिफरेंस आएगा मे नॉट की वजह से, दैट इज द रिजल्ट ऑफ एरर इन द मेजरमेंट. कॉजेज हम पढ़ सकते हैं, व्हाट वुड बी द कॉजेज, बट देयर इज अ एरर. नाउ एरर कैन बी expressed as an absolute concept or as a percentage of error. दोनों तरीके से आप समझ सकते हो error को, absolute और percentage के टर्म्स में. जब आप जो भी हम डिवाइसेस यूज करते हैं अपनी लेबोरेटरी में, whether it is multimeter, whether it is CRO and many more things, every device has some specifications. उसमें specifications दिए जाते हैं. जैसे आप बल्ब भी खरीद करके लेके आए तो उस पर लिखा होता है इससे ज्यादा करंट देंगे तो इट विल फ्यूज, इतना परसेंटेज ऑफ करंट एक्सीड करा. बैटरी के चार्जर्स पे लिखा होता है. सो स्पेसिफिकेशंस होते हैं. तो आप अगर ध्यान से आप कोई भी डिवाइस जब आप परचेज करें, आप उस पर देखें कि परसेंटेज के टर्म्स में ज्यादा हम चीजों को देते हैं. तो इसीलिए हम बात करें परसेंटेज एरर, कि इतना क्वांटिटी हमने मेजर किया है तो इस पे कितना परसेंटेज ऑफ एरर आएगा. ठीक है, थोड़ा सा और जानते हैं इसको. एब्सोल्यूट एरर, very simple concept. It is a difference between the expected value of the variable and the measured value of the variable. एक्सपेक्ट जो आप कर रहे थे और जो आपने नापा है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज द एब्सोल्यूट एरर. Hence, here I have used the term notation absolute, E for absolute error, yn for expected value, xn for measured value. You can use different notations. I have followed the book H.S. Kalsi. आपको पढ़ते टाइम बुक confusion ना हो, that's why I have kept the notations same, did not change them. But if you want, you, as far as concept is understood, notations does not vary. This does not matter. Now we talk about percentage error. यहाँ समझने वाली थोड़ी चीज है. Percentage error निकालने के लिए first you know the error, then you can convert it to the percentage. Error किस चीज पे निकालोगे? कि 5 आना चाहिए था पर आंसर हमारा 5 आना चाहिए था, बट आया 4, डिफरेंस आया 1 का. तो एरर कितने का हुआ? 1 का. एब्सोल्यूट वैल्यू जो हुई वो 1 हुई. तो 5 पर 1
का एरर आपका शो कर रहा है। तो जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज शोइंग 1 एरर ऑन 5। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू तो 5 आपने एक्सपेक्ट किया था, बट एरर आया 1 का। तो फ्रैक्शन, हाउ विल यू कैलकुलेट द फ्रैक्शन? 1/5, दैट इज द फ्रैक्शन. Now to convert it into percentage, you multiply by 100. Exactly same thing is being done here. जो फ्रैक्शन आपका एरर का आया उसको आपने टू कन्वर्ट इट इनटू द परसेंटेज यू हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 100. तो हेंस बिकम योर परसेंटेज एरर. ई को हमने एक्सपैंड कर दिया है यहाँ पर using this thing yn minus xn, and this was the expected value multiplied by 100. So here you can calculate the percentage error. This is the absolute error, this is the percentage error. Both ways you can calculate, and it is much easier to do the things in percentage. Percentage दे दिया तो आपको कोई भी वैल्यू दे दो, 150 आना चाहिए था आंसर उसका. अगर आपको इंस्ट्रूमेंट का परसेंटेज एरर पता है तो आप 150 का भी निकाल सकते हो, आप 300 पे भी एरर निकाल सकते हो, 500 पे भी एरर, whatever. तो परसेंटेज एरर इज मच easier to deal with. Hence in most of the specifications error is being mentioned in terms of percentage कि इतना परसेंटेज आपको ये डिवाइस इंस्ट्रूमेंट एरर दिखाएगा. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अब हर चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं. वी हैव टू पर्सपेक्टिव्स. जैसे कि the probability of having this event is 0.36, but the probability of not having this event is 1 minus 0.36. Similarly here, error इतना है, but accurate कितना है? तो error is 1/5, तो accuracy कितनी हो जाएगी? 1 minus 1/5. The fraction of error will get subtracted from the quantity 1. 1 means whole. कि 1 total accuracy होनी चाहिए थी, कोई difference ही नहीं होना चाहिए था. पर अगर है तो 1 minus 1/5. तो सिमिलर थिंग मैं आपको एक एक फॉर्मूले का मीनिंग बता रही हूँ कि फॉर्मूला आए कैसे हैं. उनको डायरेक्टली मगअप करने की जगह अगर आप एक एक स्टेप समझेंगे हाउ द फॉर्मूला इज बीइंग formulated, and it is much easier to do the problems in the exam even if you forget the formula. So this was the error fraction. ये हमने निकाला था error fraction, यहाँ से कैलकुलेट किया था error fraction. This was also the error fraction. वही है 1 माइनस तो गिव्स यू द एक्यूरेसी ऑफ द डिवाइस कि कितना एक्यूरेटली ये मेजरमेंट कर सकता है डिवाइस. उसी तरीके से ये एब्सोल्यूट एक्यूरेसी हो गई या रिलेटिव एक्यूरेसी आप इसको बोल सकते हैं. उसी तरह परसेंटेज, यहां से जो फ्रैक्शन निकलेगा उसको आप अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट विल गिव यू द परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी जैसा यहां पे किया गया है. अगर आपको वैसे नहीं निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं. टोटल हुआ 100%, परसेंटेज एरर माइनस कर देंगे उसमें से तो परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी निकल आएगा. फ्रैक्शन के लिए हमने 1 में से माइनस किया था, परसेंटेज के लिए हम 100 में से माइनस कर देंगे. सिंपल. तो hence you can calculate the relative accuracy as well as the percentage of accuracy कि ये डिवाइस कितना accurate आपको शो करेगा. So students, moving forward, आगे बढ़ते हैं हम. जो हमने पढ़ा उसको समझने के लिए let us do a question. As you can see on the screen, it's clearly visible. The expected value of the voltage across a resistor is 80 volts. एक एक word बहुत important है. Expected value 80 volts. However, the measurement gives a value of 79 volts. लेकिन जो आपने मेजर किया है वो आपको दे रहा है 79 volts का रीडिंग. Calculate first part absolute error, second part percentage error, third part relative accuracy, fourth part is percentage of accuracy. तो ये चीजें आपको कैलकुलेट करनी है. इस पेपर के लिए सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और वैसे भी टू इंटरनलाइज द कॉन्सेप्ट यू नीड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, तभी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आते हैं. फर्स्ट रूल टू डू अ प्रॉब्लम इज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फुली. एक एक वर्ड का मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए. मतलब समझ लो प्रॉब्लम हो गया कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है.
ये तो चलो इजी प्रॉब्लम है, जैसे जैसे भी हम आगे पढ़ेंगे वी विल डू मच कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. सो लेट अस फर्स्ट डू द solution to this problem. Let us do the first part of the problem. Just a second. First part of the problem, what it says is absolute error. Absolute error. According जो हमने पहले कैलकुलेट किया है, एब्सोल्यूट एरर क्या है? दोनों के बीच का मेजर्ड और एक्सपेक्टेड के बीच का डिफरेंस. तो मेजर्ड आपको दिया हुआ है 80, दिया है 79, and the units are important. The answer will be 1 volts. Moving to second part, that is percentage error. So first we will use this absolute value upon जो आप expect कर रहे थे, and because it's percentage multiply by 100. 80 minus 79 over 80, because that was the actual value, multiply 100. So when you solve this, you'll get 1.2.5 percentage. Okay. Now moving over to third part, relative accuracy, जो हमने अभी डिस्कस किया था. Relative accuracy. A, we denoted it by A, that is 1 minus the fraction of error. 1 minus the fraction of error. Okay, that is 1 minus 1 over 80, that is 79 over 80, and which will roughly be equal to 0.9, approximately 98, approximately, that will be equal to this value. Okay. Fourth part is, I have just used the formula we have derived, not we have derived, we have understood before. Measured value minus, sorry, expected value minus measured value upon expected value. यही हमने अभी देखा था 5 minutes before when we were discussing relative accuracy. I have just used that formula. Fourth is just percentage of accuracy. So here we have calculated the fraction. So by multiplying this number into by 100, you will get the percentage, that is approximately 98 percentage. Hence, the whole solution is in front of you. We have very easily calculated all the terms we have discussed before. Okay. Now, precision. हमने जब first हमारे lecture में discuss किया था about precision. Precision is about more accuracy. Precision is about the repeated accuracy over a period of time. Same set of measurements over a period of time. है ना? So it's clear. If a measurement is accurate, it must also be precise. Accurate है तो precise तो होगा ही होगा. But vice versa may not be true. That is, accuracy means precision. However, a precision measurement may not be accurate. Precise मतलब कि बार बार आपको सेम रीडिंग दे रहा है, बट वो सेम रीडिंग तो दे रहा है, बट क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है, ये जानना भी तो इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो accurate measurement is precise, but vice versa. That is, a precise measurement need not be accurate. Repeat तो कर रहा है, reproducibility तो है, but it is not accurate. The readings you are getting is not accurate. So to understand that better, we will do a problem, but before moving forward, let us calculate it mathematically. So the precision of a measurement is a quantitative or numerical indication. Make it correct. This is numerical indication, numerical indication of the closeness with which a repeated set of measurement of the same variable agree with the average set of measurement. Repeated set agree कर रहा है average set से. अब ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. अब एक आपको मैं टेबल शो करती हूँ. जस्ट लुक हियर. आप xn कोई वेरिएबल है, बीट टेम्परेचर, बीट लेंथ, व्हाटएवर, आप मेजर कर रहे हैं उसको 10 टाइम्स.
तो यू सी एक बार 98 दिखाया, 101 दिखाया, 102 दिखाया, एक बार रीडिंग पर 97 दिखाया, अराउंड 100 रीडिंग रह रही है, 103 दिखाया। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि एवरेजली हर एक मेजरमेंट के बाद एवरेजली कितनी वैल्यू दिखा रहा है, दैट इज एवरेज सेट ऑफ मेजरमेंट, जबकि हर रीडिंग में अलग अलग है, लेकिन इसका अगर आप एवरेज निकालेंगे तो वो अलग आएगा। ठीक है, तो वो भी हम प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। तो हियर यू कैन सी दिस फॉर्मूला xn is the value of nth measurement। जो भी आपने मेजरमेंट फोर्थ रीडिंग पे किया है, फिफ्थ रीडिंग पे किया है, सिक्स जब छठवीं बार रीडिंग ले रहे हो तो क्या है, 10वीं बार रीडिंग ले रहे हो तो लिया, दैट इज xn। xn बार इज व्हाट, xn बार इज एवरेज, सभी रीडिंग्स का सम करके आपको एवरेज कितना मिल रहा है हर बार, दैट इज xn एंड दिस इज ऑल्सो xn बार। तो अब यहां समझने वाली चीज है, ये एवरेज का हर रीडिंग कितना वेरी कर रही है। जैसे फर्स्ट रीडिंग आपने x1, सपोज x1 फर्स्ट टाइम जब आपने मेजरमेंट किया, जैसे कि इस टेबल में दिखाया तो 98 दिखाया, तो x1 हो जाएगा 98। सेकेंड टाइम जब आपने मेजर किया तो रीडिंग दिखा रहा है आपको 101, तो x2 हो जाएगा 101। लेकिन एवरेज तो पूरी टेबल का एक कांस्टेंट ही रहेगा, सम करके जो आप निकालेंगे बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ जितनी बार आपने मेजरमेंट किया है। ठीक है, तो वो एवरेज से कितना वेरिएशन आ रहा है हर एक रीडिंग में, तो ये वो फ्रैक्शन आपको दे देगा, वो एरर फ्रैक्शन आपको दे देगा। प्रिसीजन के लिए वो एरर फ्रैक्शन आप 1 में से सबट्रैक्ट कर देंगे। This is the error fraction on each reading you are getting. On each reading, how each reading is different from the average reading. This is that fraction. And to get the precise value, you will, to get the precision of the instrument, you will subtract that error value with the 1. From the 1, not with the 1, from the 1. So this will give you the precision. अब थोड़ा और अच्छी इसकी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए let us move to the example. Table below gives a set of 10 measurements that were recording in the laboratory. Calculate the precision of the sixth measurement. Sixth readings, इसका कितना precision है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले इस मेथड से अगर आप जाएंगे, ये जो हमने फॉर्मूला अभी समझने की कोशिश करी है, ये बना कैसे, तो यू कैन सी रीडिंग एट, you need what here, you need x6 reading at 6th position, or when जब आप छठवीं बार रीडिंग ले रहे हो, this is the average reading you are getting, तो you need xn bar। तो for that xn bar you have to add all these values to get the xn bar। so let us first calculate that average value for the set of measurements, that is xn bar is equal to sum of all 10 measurements, all 10 measurement values by 10, because total number of readings are how many, 10। So when you will add all these, you will get 1005 over 10, and that will be equal to 105। Now you need precision at 6th point as per the question asked. So precision will be for 6th reading, 6th reading will be 1 minus, that is 100 minus 100.5 over 100.5 is equal to 1 minus 0.5 you will get here upon 100.5, and when you will solve this you will get the answer, it's approximately 0.995। So here you can see, तो 6th रीडिंग के लिए आपका जो प्रिसीशन आ रहा है, that is
0.9 अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 1, तो ज्यादा एरर नहीं है. रीडिंग इज गुड एनफ एट when you're measuring at 6th time. अब यहाँ एक चीज I just forgot to mention is I have put these long sticks here. These are the absolute or positive of whatever is written in the bracket. अब हमने ऐसा क्यों किया? डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस आप ऐसे भी लिख सकते हो xn बार माइनस xn. आप xn माइनस xn बार भी लिख सकते हैं, दोनों हो सकता है. दिस कुड बी हियर और दिस कुड बी हियर. अगर एवरेज से वैल्यू कम होगी तो इस केस में पॉजिटिव आंसर आ जाएगा. बट इन केस एवरेज ज्यादा हुआ, जैसे अगर 98 होता, अगर फर्स्ट रीडिंग की बात करें इस टेबल में, अगर हम देखें दिस वन, तो योर रीडिंग, योर फ्रैक्शन वुड हैव बिकम नेगेटिव. हमें तो सिर्फ डिफरेंस ही, हमें अपने प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हमें डिफरेंस जानना है. वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस. हमें बस ये जानना है कि एक मीन वैल्यू से आपकी रीडिंग कितना वेरी कर रही है. उसके बियॉन्ड आप इंटरेस्टेड नहीं है फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस. बस हमें ये जानना है ये इंस्ट्रूमेंट कितना प्रिसाइज है. तो उसके लिए वी नीड जस्ट ओनली द पॉजिटिव वैल्यूज, द पॉजिटिव डिफरेंस. वी जस्ट नीड द डिफरेंस, वेदर इट पॉजिटिव और वेदर नेगेटिव. दैट इज व्हाई द mod sign has been kept here, and this is very very important. Up till this point I hope I had made it clear. तो फिर अब आगे चलते हैं. अब हमने दो एग्जाम्पल्स कर लिए. उन दो एग्जाम्पल्स में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें और इसको पढ़ें, द एक्यूरेसी प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट डिपेंड नॉट ओनली इन द क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बट ऑन द पर्सन ऑल्सो यूजिंग इट. अब हम ऐसे एरर्स की तरफ बढ़ रहे हैं which are because of factors other than human beings. but इसका मतलब ये नहीं कि human beings कोई एरर करते ही नहीं और सारे इंस्ट्रूमेंट्स में ही प्रॉब्लम है. इंस्ट्रूमेंट्स ही प्रिसाइज नहीं होते, इंस्ट्रूमेंट्स ही एक्यूरेट नहीं होते. इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ measuring instrument as well as on the person using it. अब हम जब लेबोरेटरी में भी प्रैक्टिकल करते हैं, किसी की रीडिंग बहुत अच्छी आती है, किसी का ग्राफ इज वेरी मच क्लोज टू द एक्सपेक्टेड ग्राफ, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं आता. तो इट डिपेंड्स. इंस्ट्रूमेंट्स तो वही है हमारे कॉलेज में, तो इट डिपेंड्स कि हाउ यू आर यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट. Whatever the quality of the instrument and the case exercised by a user, there is always some error present in the measurement of physical quantity. और दूसरी बात भी यहाँ पर हमने कह दी, हमने ये भी कह दी कि कोई कितना भी अच्छा कर ले, there are some inherent error, और अगर हम उन एरर को जान लें तो हम डीपर साइंस को समझ सकते हैं कि हाँ भाई इतना एरर आ रहा है, देयर कुड बी सम अदर पॉसिबिलिटी एज वेल. सो दिस इज ऑल अबाउट योर precision, accuracy, to calculate them more mathematically, to quantify them. Okay? Now, as I discussed in the first class, there are two types of errors. There could be static errors, there could be dynamic errors. So, first of all, as part of your syllabus, there are just basic concepts of error. So, I am just dealing with that only. So, we'll just deal with the static error. Static error is of a measuring instrument is the numerical difference between the true value of a quantity and its value as obtained by measurement. कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, रिपीटेड मेजर करने पे बार बार कितना डिफरेंस शो कर रहा है. दैट इज पार्ट ऑफ योर स्टैटिक एरर. टाइम का इफेक्ट इसमें उतना ज्यादा प्रिडोमिनेंट नहीं है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो गई या समथिंग अदर. स्टैटिक एरर डिवाइस की इनकेपेबिलिटीज की वजह से, एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से एंड सो फोर्थ. तो स्टैटिक कैटेगरी में यू कैन क्लासिफाई देम एज ग्रॉस एरर, यू कैन क्लासिफाई देम एज ह्यूमन एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर. तो ये 4-5 एरर आप पढ़ सकते हैं और बहुत इजी है इनको समझना, नॉट मच डिफिकल्ट. ग्रॉस एरर्स की हम बात करते हैं. Gross errors, they're mainly due to the human mistakes. Human mistakes की वजह से ये error सबसे ज्यादा होती है. जब आप पढ़ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट को रीड कर रहे हैं, रीडिंग्स करंट नोट कर रहे हैं, वोल्टेज नोट कर रहे हैं,
ठीक से नोट नहीं किया, पॉइंट्स में डिफरेंस है, ऑल दोज एरर्स आर ग्रॉस एरर्स, ह्यूमन मिस्टेक्स। हो सकता है इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी हो जाए, कंप्यूटेशनल मिस्टेक्स की वजह से भी हो जाए, बट इसमें जानने लायक बात यह है कि इसका कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है इस एरर के होने का। देयर इज नो स्टैंडर्ड पैटर्न। अगर स्टैंडर्ड पैटर्न होता तो उसका हम एक पैटर्न बना के एक इक्वेशन लिख देते, जो हम मैथ्स में मोस्टली करते हैं कि हम एक ग्राफ का एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, फिर उस अगर लाइन है तो उस लाइन का हम ग्राफ बना देते हैं, y इज इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिख दी, पैराबोला लिख दिया, हाइपरबोलिक इक्वेशन लिख दी। सर्टेन पैटर्न्स हो तो वी कैन डील इट विद mathematically, but there are no standard patterns of this kind of error, so that is why these errors cannot be treated mathematically. Reason मुझे लगता है मैंने समझा दिया, there is no standard pattern जिसको आप mathematically quantify कर पाओ। तो hence it is very crucial that while taking reading you use your optimum skills to perform an experiment। ठीक है, तो this is about gross errors। Systematic errors, these errors are because of the shortcoming of the instrument। इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है, हीटिंग जल्दी हो जाता है, various such things। सिस्टमैटिक एरर्स में आपका आ जाएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर एंड ऑब्जर्वेशनल। अब एनवायरमेंट की इफेक्ट की वजह से हमारे कभी कभी मोबाइल फोन्स हैं वो दिक्कत करने लगते हैं in summers because they are not, sometimes if the that particular mobile phone you have bought is not meant for the temperature range as in India, तो it will create problem for you। ठीक है, तो एनवायरमेंटल का इफेक्ट मशीनरी पे आता है, ऑब्जर्वेशनल होता है, इंस्ट्रूमेंटल है, और इंस्ट्रूमेंटल एरर्स के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। नाम से बहुत ज्यादा क्लियर है, इनहेरेंट इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बिकॉज ऑफ देयर मैकेनिकल स्ट्रक्चर। अब ये बहुत जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ देयर मैकेनिकल स्ट्रक्चर। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी डी आर्सनवल मूवमेंट in the next unit, not in the next unit, next part of the same unit, we will read about, when we will read about multimeter, we will get to know about this d'Arsonval movement। But roughly speaking, this is a galvanometer। galvanometer आप सबने पढ़ा है, coil लगी होती है, magnet लगी होती है, roughly speaking। तो वो उस galvanometer में there is a coil and there is small bearings उसको मूव करने के लिए, तो उन bearings में फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है। अब वो डिवाइस बना ही इस तरीके से, तो फ्रिक्शन को आप कैसे हटाएं, उसका इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। दैट इज इनहेरेंट, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे जैसे सरफेस मोर रफ होगा अंदर का स्ट्रक्चर का, वैसे वैसे उसका एरर, फ्रिक्शनल एरर बढ़ता जाएगा। जैसे कि स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग को स्ट्रेच करा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो वेरी कर जाएगा। ठीक है, all such things which are inherent, which are bound to come, are part of the instrumental errors। Environmental errors, as the name suggests, effects of change in temperature, humidity, pressure, magnetic or electrostatic fields, all such things environmental errors का part बन जाएंगे। Okay, observational errors are errors introduced by the observer। The most common error is the parallax error। ऑब्जर्वेशनल एरर अब कैसे आता है? एक तो हमने ग्रॉस एरर में बात करी थी। ग्रॉस एरर इज ड्यू टू लापरवाही, आपने ठीक से रीडिंग नहीं लिया। लेकिन यहां जब हम सिस्टमैटिक एरर में ऑब्जर्वेशनल एरर की बात कर रहे हैं, इट इज बाउंड टू कम। अब समझाती हूं कि कैसे बाउंड टू कम। जस्ट ओवर लुक एट दिस पिक्चर क्लियरली। ये आपको पिक्चर में ये चीज और ये चीज काफी पास में दिख रही होगी, बट दे आर नॉट नियर। आप ऐसे स्काई के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझो। दिस इज अ नियर बाय स्टार, दीज आर वेरी फार अवे स्टार्स। ये जो है डिस्टेंट बैकग्राउंड में जो दिख रहे हैं, ये फार अवे स्टार्स है। ठीक है, तो हम स्काई में कैसे लोकेट करते हैं कि सन ऐसे मूव कर रहा है, सन की मूवमेंट ऐसी है।
प्रॉक्सिमा सेंचुरी की मूवमेंट ऐसी है, इस गैलेक्सी की मूवमेंट कैसे लोकेट कर, एक रेफरेंस पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में ही तो हम मेजर कर रहे हैं। हम सोच लेते हैं ये एक तारा है, इसके दूर पे जो तारे हैं क्योंकि वो हमको स्टेशनरी लग रहे हैं, ये दूर वाले जो तारे हैं इसके कंपेयर में, कि दूर वाले तारे हमको स्टेशनरी लग रहे हैं, तो हम अपने इस पास वाले तारे की जो पोजीशन है इन दूर वाले तारों के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वही कर रहे हैं। तो जब व्यू पॉइंट ए है, जब हम यहां से देख रहे हैं तो हमारे लिए ये तारे के बैकग्राउंड में ये ज्यादा प्रिडोमिनेंट है, ब्लू वाला जो स्टार है। तो हमें इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां दिखेगी, जैसे कि यहां दिख रही है ना स्टार। अगर मैं बनाने की कोशिश करूं यहां पर, जस्ट अ सेकेंड, तो यहां दिखेगी। लेकिन अगर हम यहां से देखेंगे तो इसके लिए बैकग्राउंड ये है। अब छोटे व्यू में बात समझना, ये बहुत वास्ट स्काई है। ज्यादातर पैरेलैक्स एरर एस्ट्रोनॉमिकल उसमें ही हमको देखने को मिलता है, बहुत वास्ट स्काई है। तो उसके लिए आप यही पोर्शन फिक्स कर सकते हैं। आपकी आई का एक वाइड लेंस रीच है, उसको ऐसा नहीं कि पूरा आसमान देख सकते, यही रीच कर सकते हो। जब यहां से देखेंगे सिर्फ इतने पोर्शन को रीच कर सकते हो। तो व्यू पॉइंट से जैसे ही बैकग्राउंड बदलेगा तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलेगी, आपको बदलती हुई दिखाई देगी अपैरेंट, ये तो वही। तो दिस इज द पैरालैक्स एरर। वो आप जानबूझ करके नहीं, लापरवाही नहीं है, इट्स नॉट ड्यू टू केयरलेसनेस, इट्स ड्यू टू द चेंज इन द डिस्टेंट बैकग्राउंड। अब इस व्यू पॉइंट ए में देखो ब्लू कलर ज्यादा प्रेडोमिनेंट है, इसको ज्यादा पकड़ रहा है। यहां देखो व्यू पॉइंट बी में, इस पॉइंट के लिए देखेंगे तो दिस पोर्शन इज मोर विजिबल, इसके रेस्पेक्ट में इस येलो वाले तारे को वो देखेगा। तो दिस इज द डिफरेंस। तो इट इज बाउंड टू कम। दिस इज द पैरालैक्स एरर। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पैरालैक्स एरर की मदद से हमने बहुत स्टार्स के डिस्टेंसेस भी निकाले। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। I have just given you a hint. I have not just elaborated because it was not part of the syllabus. But क्योंकि ग्रॉस एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर के बीच में मुझे डिफरेंस क्लियर करना था, that is why I took the help of those wonderful picture पैरालैक्स एरर। यहां तक क्लियर है सबको अच्छे से? ओके, ये समझना, दीज आर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, पर इनका क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना आपको बहुत हेल्प करेगा इन नॉट जस्ट दिस सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, इन वेरियस अदर सब्जेक्ट्स ऑफ फिजिक्स, एंड तो लैब में तो हेल्प करेगा ही करेगा। ठीक है, तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस सी अ क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन का रूल नंबर मैंने बताया आपको। फर्स्ट, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, नो ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द क्वेश्चन केयरफुली। अब रूल नंबर 2 हम इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं आपको बताती हूँ। A voltmeter having a sensitivity of 1, just a second, just make it 1 kilo ohm. This is 1 kilo ohm per volt. Okay, is connected across an unknown resistance in series with a milliammeter reading 8 volts on a 150 volt scale. अब बहुत समझने वाली बात है यहाँ पर। एक वोल्ट मीटर है जिसकी सेंसिटिविटी इतनी है, यानी 1 वोल्ट पे आप चेंज करोगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो 1 किलो ओम शो करेगा आपको 1 वोल्ट चेंज पे। याद रखना, ही अपने 12th में भी पढ़ा होगा कि वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, हाई रेजिस्टेंस होता है उसका। ठीक है, तो 1 वोल्ट पे आपको 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। इस वोल्ट मीटर को आपने कनेक्ट किया है एक सीरीज रेजिस्टेंस में, सीरीज के साथ ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है मिली एम्पीटर में। तो इसकी फिगर अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसे बनेगी। दिस इज रेजिस्टेंस, इसके सीरीज में लगा हुआ है मिली एम्पीटर, ओके, और इसके अक्रॉस लगा हुआ है आपका वोल्ट मीटर जिसकी सेंसिटिविटी है 1 किलो ओम पर वोल्ट। ठीक है, बट ये रीडिंग शो कर रहा है 80 वोल्ट्स, बट इसकी फुल स्केल रीडिंग है 150 वोल्ट्स। ओके, ये है जो भी ये दिया हुआ है आपको, जो जिससे भी कनेक्टेड हो, लेट इट बी बैटरी और समथिंग एल्स दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। So this is the rule number 2 of solving a problem. First,
draw the diagram of the question, especially in physics. Break it down to the diagram level. Then it would be much easier for you to understand. अब क्वेश्चन ये कह रहा है ये वोल्ट मीटर आपका 150 वोल्ट्स तक नाप सकता है, बट ये शो कर रहा है आपको वैल्यू 80 वोल्ट्स। इसकी सेंसिटिविटी है 1 किलो ओम पर वोल्ट पे ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, ये जो आपका मिली एमीटर आपको दिया हुआ है ये रीड कर रहा है 10 मिली एम्प्स, इसका वैल्यू भी दी हुई 10 मिली एम्प्स आपका करंट को ये रीड कर रहा है। Now what is asked in the question is calculate the apparent resistance of the unknown resistor। ये जो अननोन रेजिस्टर लगा हुआ है इसका आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है आपका एक्चुअल रेजिस्टेंस ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस। एक्चुअल कितना है, एक तो अपेरेंट सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है, बट इसका है कितना। अब ये डिफरेंस क्यों, क्योंकि इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा वोल्ट मीटर का, एमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो जो आपको सर्किट में करंट फ्लो करेगा वो तो इसका मिलाकर इफेक्ट होगा, दैट इज अपेरेंट। बट एक्चुअल कितना है टोटल रेजिस्टेंस वो भी हमें निकालना है, दैट इज पार्ट ऑफ द सेकेंड वन। फिर है एरर ड्यू टू द लोडिंग इफेक्ट ऑफ द वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है 1000 ओम्स पर वोल्ट। यही वाली बात आपको यहाँ लिखती है क्लियर करके, 1 किलो ओम पर वोल्ट कह लो या 1000 ओम्स पर वोल्ट कह लो। आप फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन से डील करते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, first part of the question is apparent resistance, just a second, is apparent resistance of the unknown resistance। बहुत ध्यान से समझना, apparent resistance of the unknown, इसका unknown, ये unknown है, इसका apparent let it be Rx, इसको हम Rx मान लेते हैं। ठीक है, apparent हमें लगेगा इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे पता लगेगा। अगर हमें इसका करंट पता लग जाए, इसका वोल्टेज हमें दिया हुआ है कि ये वोल्टेज इस सर्किट में शो कर रहा है 80 वोल्ट, इस सर्किट का करंट हमें पता है 10 मिली एम्प्स, तो हमें पता लग जाएगा कि ये जो रेजिस्टर है कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसी हिसाब से करंट की रीडिंग इस मिली एमीटर में बदल जाएगी। उसके हिसाब से यहाँ पर आपका जो वोल्टेज है उस पर इफेक्ट तो आएगा, इफेक्ट आएगा वो मैं समझाऊंगी, वही लोडिंग इफेक्ट है। ठीक है, बट ज्यादा वेरी नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आपको इस सर्किट का वोल्टेज पता है, क्योंकि ये वोल्ट मीटर 80 वोल्ट की रीडिंग दिखा रहे, इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट पता है, तो इसका अपेरेंट रेजिस्टेंस जो एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल तो मैंने आपको बताया फर्स्ट में कि इसका इफेक्ट भी होगा रेजिस्टेंस का, इसके रेजिस्टेंस का भी इफेक्ट होगा, तब जाके टोटल सर्किट का करंट बनेगा। लेकिन अपेरेंटली अगर हम इसके और इसके रेजिस्टेंस को पिक्चर में ना लें, मिली एम्प मीटर का तो वैसे भी होता बहुत कम है, वोल्ट मीटर का थोड़ा ज्यादा होता है, बट we are talking about the apparent resistance, we are not talking about the actual resistance of the resistor put in the circuit। तो हम बस ये मान लें कि इस सर्किट में करंट है वो इस रेजिस्टेंस की वजह से, तो अपेरेंट इसका कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, और वर्ड इंपॉर्टेंट है, नेग्लेक्ट किया है मैंने रेजिस्टेंस ऑफ मिली एमीटर, ये ध्यान रखना। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस या कह लें अपेरेंट, यू कैन ऑल्सो से इट अपेरेंट, ओके, अपेरेंट रेजिस्टेंस फर्स्ट पार्ट जो है, या आर टी में इसलिए दिखा रही हूं, आर टोटल, दैट इज वी टोटल अपॉन में आई टोटल। वी टोटल कितना है आपका 80 वोल्ट्स, और ये है आपका 10 मिली एम्प्स, यही है। इसको करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 किलो ओम्स। यूनिट का ध्यान रखना, यहाँ मिली है या वोल्ट है, तो 10⁻³ आएगा, 8 किलो ओम्स। तो इफेक्टिवली जो टोटल रेजिस्टेंस ये सारे मिलाकर के ऑफर कर रहे हैं एट द फ्रंट, अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि इस रेजिस्टर का इतना है, इसको और इसको मिलाकर के।
वोल्टमीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, तो हमें ऐसा लगेगा कि सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो इनका कॉम्बिनेशन है। हमें एक्चुअल में तो ये है कि इनका कॉम्बिनेशन है, बट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज दिस 8 किलो ओम। अब बात कर रहे हैं सेकेंड पार्ट की, एक्चुअल वैल्यू ऑफ अननोन। एक्चुअल वैल्यू कितनी है, तो हमने सर्किट की टोटल की बात कर ली, एक्चुअल वैल्यू कितनी है। अब एक्चुअल वैल्यू आपको कैसे पता लगेगी, और हमने आर एक्स मान लिया, तो लेट इट बी आर एक्स। तो 1/, जो टोटल रेजिस्टेंस है, इज इक्वल टू 1/Rx प्लस 1/Rv। अब यहां पे Rx और Rv क्या है, दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। दिस इज अननोन रेजिस्टर जो हमको कैलकुलेट करना है। दिस इज अपेरेंट कह लो या इसको टोटल बोल लो, ठीक है, एक ही बात है। आपको चाहिए आर एक्स, अपेरेंट आपने फर्स्ट पार्ट से कैलकुलेट किया है, अननोन आपको निकालना है, और अगर आपको आरवी पता लग जाए तो आर एक्स आर टी आपको पता है, आरवी अगर पता लग जाए तो आर एक्स आसानी से निकाल लेंगे। तो अब हम आरवी निकालेंगे कैसे। अब अपने क्वेश्चन पे वापस जाएं, तो अगर आप देखें, इट इज रिटन हियर दैट सेंसिटिविटी इज 1000 ohms per volt, 1 किलो ohms per volt, एक ही बात है। तो पर वोल्ट पे इतना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ये वोल्ट मीटर, पर वोल्ट पे कितना कर रहा है, 1 किलो ओम और 1000 ohms, इतना ऑफर कर रहा है। बट फुल स्केल रीडिंग इसकी 150 वोल्ट्स है, ये हमने देखा था डायग्राम में। फुल स्केल रीडिंग अगर आप देखो यहां पर कितनी है, 150 वोल्ट्स तक मेजर कर सकता है, यानी इसकी कैपेसिटी है। तो 150 वोल्ट्स पर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, 1000 ohms पर वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 150। सिंपल, एक में 1 रुपए की इतनी चीज है तो 10 रुपए की कितनी होगी, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, दैट विल गिव यू 150 किलो ohms। क्या से समझ में आया, दिस इज 150। तो इस आरवी रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज 150 किलो ohms। टोटल रेजिस्टेंस आपने फर्स्ट पार्ट से कैलकुलेट किया था, दैट इज 8 किलो ohms, ठीक है, यहां से कैलकुलेट किया था हमने 8 किलो ohms। यहां तक क्लियर में आया। तो सेंसिटिविटी से आपने टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर निकाला। नाउ इसको अगर आप देखें, दिस थिंग, यहां पर आपको आरटी पता है, आरवी भी पता लग गया, आरएक्स निकाल लेंगे सिंपल। तो यहां से हो क्या जाएगा, 1/Rx विल बी इक्वल टू 1/RT माइनस 1/RV। तो वही लिखते हैं, 1/Rx is equal to 1/RT minus 1/RV. This is equal to RV minus RT upon RT into RV, 1/Rx। इसको करेंगे, Rx is equal to RT into RV upon में RV minus RT, ये हो गया, is equal to, अब वैल्यू पुट करते हैं, 8 किलो ओम इंटू 150 किलो ओम इंटू 150 माइनस 8, यूनिट्स का ध्यान रखें, इज इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 8.45 ओम्स, ये आपको मिल गया किलो ओम्स, एक्चुअली इट विल बी किलो ओम्स, ठीक है। थर्ड पार्ट इज सिंपल, आपको निकालना है परसेंटेज एरर, जो हमने अभी कैलकुलेट किया था कुछ देर पहले ही। एक्चुअल वैल्यू इज 8.45 अपॉन में सब्ट्रैक्ट में अपेरेंट अपॉन में एक्चुअल, कैलकुलेट कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट इट विल अप्रोक्सीमेटली बी टर्न आउट टू बी 5.3%। तो यू कैन सी परसेंटेज एरर इज 5.3%। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बट ब्रेक डाउन करके समझेंगे तो इट विल बी मच इजियर, ठीक है। होप आई मेड एट दिस पॉइंट क्लियर। अब हम इसके सेकेंड एग्जाम्पल पे जाते हैं,
तब मैं इन दोनों को मिलाकर आपको समझाऊंगी कि what was the purpose, why I am trying to make you understand this example and why it is crucial. Okay?